राधे राधे भाई सभी को। अपन हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना। और ये मॉडर्न हिस्ट्री में अपना जो पिछला लेक्चर था, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, वो कंप्लीट हो चुका था। सभी यूरोपीय कंपनियों को अपन ने पढ़ लिया था। नया टॉपिक है आज। अब उसके बाद हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाए, किस प्रकार से उसने बंगाल पर, मैसूर पर, मराठा पर, पंजाब पर किस प्रकार से उसने अधिकार किया, है ना। तो कौन कौन से युद्ध लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, किस किस के बीच युद्ध हुए, कौन कौन सी संधियां हुई, तो उन सभी चीज़ों को पढ़ना है। आज अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बंगाल से, क्योंकि बंगाल में सर्वप्रथम उन्होंने पैर जमाने की कोशिश की थी। तो ध्यान से समझिएगा, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। तो ध्यान से समझो। देखो दोस्तों, यदि मैं बंगाल की बात करता हूँ, कहाँ की, बंगाल की बात करता हूँ, है ना, तो बंगाल पर अधिकार करने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि बंगाल का इतिहास क्या रहा है और इस पर कौन कौन से अधिकारी काम करते थे, कौन सा दीवान था, कौन इसका नवाब था, है ना। तो ध्यान से समझिएगा ना। तो औरंगजेब, औरंगजेब को आप सब जानते ही हो, है ना। ये लास्ट मुगल शासक था जो प्रभावशाली रहा, है ना, भारत में। औरंगजेब के समय औरंगजेब केंद्र में था, है ना, दिल्ली पर अधिकार कर रखा था। दिल्ली के अधीन ही ये एक जागीर के रूप में था, क्या, बंगाल। बंगाल इसी के अंडर आता था, लेकिन शासन व्यवस्था चलाने के लिए दो पद क्रिएट कर रखे थे। कौन कौन से? एक था दीवान का, किसका, दीवान का, और एक था नवाब, किसका, नवाब का, है ना। एक दीवान था और एक नवाब था। अच्छा, उस समय नवाब कौन था? उस समय नवाब था इसका अजीम मूसान। क्या नाम था? अजीम मूसान। अच्छा, दीवान कौन था? दीवान था इसका मुर्शिद कुली, हाँ, मुर्शिद कुली खां, है ना। ये था नवाब और ये था दीवान। दोनों में फ़र्क क्या होता है वो चीज़ समझना। दीवान और नवाब के पद में जो दीवान होता है यह राजस्व अधिकारी होता है, यानी कि पैसे का लेन देन, किस प्रकार से टैक्स लगाना है, कहाँ से कितना राजस्व इकट्ठा करना है, इस सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? दीवान की होती है। लेकिन नवाब होता है वह राज्य में शासन व्यवस्था को देखता है, नियम कानून बनाता है, अपनी वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखता है ना। नवाब का ये काम होता है। तो कौन था नवाब? अजीम हुसैन। और दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खां। लेकिन समझने वाली बात ये है, ये जो अजीम हुसैन था ये औरंगजेब का रिश्तेदार था। रिश्तेदार था तो ये बंगाल में तो रहता ही नहीं था। कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था, केंद्र में रहता था, वहाँ भाई मज़े कर रहा था। बोला कि यार अपना जब रिश्तेदारी नवा बड़ा बादशाह है तो अपन क्यों बंगाल जैसे क्षेत्रों पे जाके शासन करें। ये वहाँ जाता नहीं था। तो ये जो नवाब वाला पद है ना, इसकी भी जिम्मेदारी इस मुर्शिद कुली खां को दे रखी थी कि भाई ठीक है तू ही संभाल लेना। तो मुर्शिद कुली खां नवाब के पद को भी संभाल रहा था और दीवान के पद को भी संभाल रहा था। औरंगजेब के बाद केंद्र में फर्रुखसियर आता। कौन आता? फर्रुखसियर, है ना। फर्रुखसियर राजा बना। फर्रुखसियर ने कहा अजीम हुसैन को कि चाचा देखो बहुत दिन हो गए, अब तो थोड़ा बंगाल की तरफ जाओ, तुमको नवाब बना रखा है वहाँ। कि बोला कि ना मैं नहीं जाऊँ, देखो मैं केंद्र में ही रहूँगा। इसने मना कर दिया साफ। ठीक है, बोल दिया यार, अब रिश्तेदार था, कुछ बोल भी नहीं सकते इसको। बोला ठीक है तू नहीं जाएगा, तो ऐसा करते हैं, जो मुर्शिद कुली खां है इतने दिनों से नवाब के पद को सुशोभित किया हुआ है, चला रहा था, बोला इसी को अपन नवाब बना देते हैं। किसको? मुर्शिद कुली खां को। तो मुर्शिद कुली खां को नवाब बना दिया गया, है ना। कब बना दिया गया? 1717 में। बात आई आपके समझ में? 1717 में मुर्शिद कुली खां को बना दिया नवाब। नवाब बन गया। नवाब बनते ही मुर्शिद कुली खां ने दो तीन काम किए। पहला काम क्या किया इसने? पहला कहा कि भाई जितने भी छोटे जमींदार थे जिनको पहले दान में भूमि दी गई थी, उनको बोला कि बेटा देखो बहुत हो गया, बहुत तुमने खेती कर ली इन पर, इन ज़मीनों को वापस करो और ये ज़मीनें इनको गवर्नमेंट ज़मीनें बनाया जाएगा, यानी कि इनको खालसा भूमि बनाया जाएगा, है ना। जो गवर्नमेंट की ज़मीनें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? खालसा भूमि बोलते हैं। बात आई आपकी समझ में, है ना। दूसरी बात क्या कही इसने? दूसरी बात कही कि भाई देखो हमारा जो मानसून होता है अनिश्चित मानसून होता है, कभी बरसात होती नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या है, किसानों की स्थिति बिगड़ जाती है, कभी उनके यहाँ पैदावार ज़्यादा हो जाती है, कभी नहीं होती। तो जब नहीं होगी तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बोला कि यार किसानों को ऋण दिया जाए, लोन दिया जाए, और इस लोन को क्या बोलते हैं जो किसानों को दिया गया? तकावी ऋण। क्या बोला गया? तकावी ऋण। और क्या बात थी?
इसके अलावा एक काम और किया था इसने, क्या किया था, राजधानी चेंज की थी। राजधानी पहले कौन सी थी, पहले ढाका राजधानी हुआ करती थी, उसको चेंज करके क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद चेंज कर दी गई है ना। तो ये इसके प्रमुख 3-4 काम थे। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद एक नया बंगाल का नवाब बनता जिसका नाम था अलीवर्दी खां। क्या नाम है, अलीवर्दी खां, है ना। देखो अपने को इनको पढ़ने से पहले ना अपने को ये समझना होगा कि अंग्रेजों ने बंगाल को ही अधिकार में क्यों लिया, और जब वो अधिकार में ले रहे थे तो इन नवाबों का माइंड सेट क्या था अंग्रेजों को लेकर। तो इस बंदे की विचारधारा क्या थी अंग्रेजों को लेकर, तो ये कहता था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, ये एक मधुमक्खी की तरह हैं। बोला मधुमक्खी की तरह मतलब कैसे, कि जैसे मधुमक्खी होती है, यदि आप उनको छेड़ेंगे नहीं तो वो आपको शहद देंगी, यदि आप उनको छेड़ते हो तो वे आपको काट काट कर मार डालेंगी। बोला अंग्रेज सेम टू सेम मधुमक्खी की तरह, यदि आप इनको छेड़ोगे नहीं, इनकी अंदर इंटरफेयर नहीं करोगे, इनकी बातों में इंटरफेयर नहीं करोगे, तो ये बढ़िया से आपको राजस्व देंगे, पैसा देंगे, आपको बढ़िया से टैक्स देंगे, आप बेफिक्र रहिए, है ना। और यदि आप छेड़ोगे इनको, इनको तंग करोगे, तो ये ज़रूर आपका कुछ ना कुछ अनहोनी करेंगे, आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा करेंगे। ये किसका माइंड सेट था, ये अलीवर्दी खां का था, है ना। तो ये न्यूट्रल आदमी था, ज़्यादा इसने अंग्रेजों के प्रति एग्रेशन दिखाया नहीं। इसके बाद जो नवाब बनता है ना, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला, है ना। अब देखो ये चीज़ समझने की है, यहाँ से चीज़ें बदलती हैं, और है ना। अब मैं इसको आगे बताऊंगा, क्योंकि यही बंदा होता है जो प्लासी के युद्ध में भाग लेता है। अब कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें बनी, क्या क्या कंडीशन हुई, क्यों प्लासी के युद्ध की आवश्यकता पड़ी, है ना, तो वो चीज़ आप समझिएगा, है ना। तो बंगाल का नवाब कौन हो गया अब, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तक अपन पहुँच गए, सिराजुद्दौला भाई ठीक है, बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, पहली तो ये चीज़ समझिए वंशानुगत नहीं था, यानी कि इसका बाप पहले नवाब नहीं था बंगाल का, ये अधिकार किया था इसने, है ना। जैसे ही इसने अधिकार किया तो जो और इसके जागीर के लोग थे वो इसके विरोध में आ गए। तो बंगाल की ही एक जागीर थी जिसका नाम था पूर्णिया, है ना, बंगाल में आया आज भी। उस पूर्णिया का नवाब था शौकतगंज। क्या नाम था, शौकतगंज। वो बोला कि भाई मैं देखो सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नहीं मानता, ये लीगल नहीं है, इसने कहा, है ना। ये यानी विरोध करने पे आ गया। दूसरा इसकी मौसी थी, मौसी का नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था, घसीटी बेगम, है ना। मौसी ने कहा, मौसी भी इसके विरोध में आ गई। तो ये 3-4 लोग इसके विरोध में आ गए, है ना। अब हुआ ये देखो, जैसे कि आपको पता हो, मैंने इससे पहले आपको सेशन में बताया था कि अजीम उसान जो नवाब हुए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को कुछ भूमि के टुकड़े दान में दिए थे, उपहार में दिए थे। अंग्रेज़ों ने उनको मिलाया और एक कलकत्ता नगर की स्थापना कर दी, और उस कलकत्ता नगर में एक किला बनाया गया जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियम्स। क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम्स। उस फोर्ट विलियम्स की अंग्रेज़ बोल रहे थे यार इसकी कि ना किलेबंदी कर देते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे। जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने बोला कि यार ये जो कलकत्ता है भले ही आपको दान में दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन है तो बंगाल के कंट्रोल में। बोला कि यदि आप इसको तुम यार किलेबंदी कर दोगे, इसके चारों तरफ दीवार बना दोगे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि बंगाल के अंदर कोई अलग से टेरिटरी चल रही है, बंगाल के अंदर कोई नया राज्य स्थापित हो गया। बोला एक किलेबंदी नहीं होगी, और किलेबंदी का उसने घोर विरोध किया। अंग्रेज फिर भी नहीं माने। अंग्रेज तो उनके तो चूल मची हुई थी, किलेबंदी करेंगे। वो बोला कि भाई ठीक है, ऐसे नहीं मानोगे, ऐसा करते हैं। उसने एक जो फोर्ट विलियम्स था, फोर्ट विलियम्स, उस पर उसने आक्रमण कर दिया, है ना। किसने, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण जैसे ही किया तो यहाँ जितने भी जो अंग्रेज लोग थे, कुछ समुद्र में भाग गए, कुछ रिश्तेदारों यहाँ भाग गए, कुछ मद्रास बम्बई यहाँ पर भाग गए, कुछ को इन्होंने पकड़ लिया, है ना। इनको पकड़ा, पकड़ के एक कालकोठरी में, छोटी सी कालकोठरी थी, उसमें लगभग 50 से 52 अंग्रेज सैनिकों को इसमें भरा, और बाहर से कुंडी लगा दी। भाई कुंडी लगा के भूल गया, भूल गए। एक दिन बाद देखा कि माँ दम घुटने से लगभग 20 से 25 लोगों की मौत हो गई, अंग्रेज सैनिक मारे गए। जब इसकी खबर उस समय अंग्रेजों को लीड कर रहा था कौन, लॉर्ड क्लाइव, है ना। जब इस चीज़ की खबर लॉर्ड क्लाइव को पहुंचाई गई, ये मद्रास में था उस समय, कि यार देखो अपने ऐसे ऐसे अंग्रेज सैनिक मर गए हैं, उसको ये कालकोठरी में बड़ी
निर्मम तरीके से मारा है, निर्मम हत्या की है उसने, घुट घुट के मारा है। बोला कि यार ठीक है, अपन वापस आक्रमण करते हैं। लॉर्ड क्लाइव वापस आता है, आक्रमण करता है और फोर्ट विलियम्स को जीत लेता है और सिराजुद्दौला को वापस भगा देता है। अब इसने कहा, अंग्रेज ने, जो लॉर्ड क्लाइव था, इसने कहा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये तो फिर भी बाद में आक्रमण कर सकता है। बोला इसको परमानेंट, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, इसको हमेशा के लिए हराना पड़ेगा। बोला क्या किया जाए? बोला एक चाणक्य नीति थी जिसमें उसने कहा था कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा मित्र होता है। बोला इसके दुश्मन कौन है? कि यार इसके दुश्मन हैं 3-4 लोग हैं। एक तो वह पूर्णिया का राजा है, नवाब है शौकतगंज, एक इसकी खुद की रिश्तेदारी मौसी है, इसकी घसीटी बेगम, वो भी इसके विरोध में। बोला इनको बुलाओ। इनको बुलाया गया। इनको बुला के बाद में दोनों को लॉर्ड क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया। इसके अलावा और क्या भाई, पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि नवाब के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो चीज़ें कहाँ से कंट्रोल करेगा वो, है ना। तो उसने कहा कि यार पैसे को कंट्रोल करने के लिए इस बंगाल में प्रमुख बिजनेसमैन कौन है ना, मेन बिजनेसमैन कौन है, पूंजीपति लोग कौन है? कि हैं यार 3-4 लोग, एक जगत सेठ है, मानिकचंद, 2-3 इस प्रकार के नाम आते हैं। बोला कि उनको भी बुलाओ, उनको भी अपन मिलाते हैं। तो अंग्रेजों ने उनका भी साथ ले लिया। इसके अलावा उसने कहा कि यार बंगाल के पास सेना तो है। बोला हाँ वो तो है। तो ऐसा करते हैं, सेनापति को बुलाओ। सेनापति उस समय कौन था? मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। मीर जाफर को बुलाया गया। बेटा तू यहाँ पर आ और देख, तू अभी सेनापति है, हमें ना तेरे में योग्यता लग रही है कि यार तू नवाब बन सकता है, लेकिन तेरे को क्या है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम तेरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम बंगाल पर आक्रमण करेंगे, तू हमारा साथ दे, हम तेरे को नवाब बना देंगे, तेरा भी सपना पूरा हो जाएगा और तू ये छुटपुट नौकरी करता फिर रहा सेनापति। बोला इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। इनको भी अपने पक्ष में ले लिया, है ना, मीर जाफर ने। मीर जाफर इनके पक्ष में चला गया। अब होता है एक प्लासी का युद्ध। क्या होता है? प्लासी का युद्ध। राजा को, नवाब को कुछ पता ही नहीं, है ना, कौन किसकी तरफ है, कौन क्या हो गया, किधर गुट बन गए, क्या कुछ पता ही नहीं, है ना। इधर सिराजुद्दौला और इधर अंग्रेज, इनके बीच युद्ध होता है। अंग्रेजों को लीड कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव। अच्छा, बंगाल को इधर सिराजुद्दौला। बोला कि युद्ध करो। युद्ध हुआ। बोला सेनापति तो इधर चला गया। सेनापति ने तो मना कर दिया कि कोई भी सैनिक नहीं लड़ेगा। ये तो यार व्यवस्था ही भंग हो गई। इधर से तो सैनिक ही नहीं लड़ना, है ना, तो मतलब सैनिक ही नहीं। तो इसमें पूरी तरीके से अंग्रेज एक तरफा हो गए और इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई, सिराजुद्दौला को भगा दिया गया, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ अपने को पता लगती है कि प्लासी का युद्ध दरअसल एक युद्ध था ही नहीं, तो था क्या? एक षड्यंत्र था जो कि नवाब के विरुद्ध बनाया गया था। कि भाई पूरी जब पार्टी चेंज हो गई पूरी तरीके से, सेनापति भी उधर चला गया, पैसे देने वाले लोग भी उधर चले गए, रिश्तेदार भी उधर चले गए, उनके नवाब जो जागीरों के और थे वो भी उधर चले गए, तो बाद में बचा कौन? अकेला सिराजुद्दौला तो लड़ेगा नहीं ना बिना सेना के। तो बाद में मतलब ये माना जाता है कि जो प्लासी का युद्ध था वो युद्ध था ही नहीं, वो एक षड्यंत्र था। आज हमने प्लासी का युद्ध कंप्लीट कर लिया, है ना। इसके बाद बक्सर का युद्ध है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।